मिताली की कुछ महीने पहले ही वैभव से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और फिर चट मंगनी पर ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। मिताली शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। वैभव से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी ऊब गया। उस ठेठ परिवेश में 3-4 दिन रहने के लिए वैभव ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। मिताली की सास पुरातनपंथी थी, मगर जेठानी विशाखा बहुत सुलझी हुई थी। छोटी नंद अनुराधा नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। मिताली गांव की औरतों की सरलता देख हैरान होती। वो खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थीं। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसाकर मिताली खुश थी। यहाँ सास ननंद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वो करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वैभव और मिताली के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौजमस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही वैभव की छोटी बहन अनुराधा की शादी तय हुई थी। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते मिताली का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली मिताली को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही मिताली का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे वैभव? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी बीहड़ जगह में, ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो मिताली, कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। अनुराधा की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे, वैभव ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। मिताली ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निबट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। मिताली को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी विशाखा उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए विशाखा पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर विशाखा का नाम होता। मिताली भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद विशाखा के सामने जैसे था ही नहीं, और मिताली भी यह बात जल्दी समझ गई थी। घर के लोगों में विशाखा के प्रति प्यार दुलार देखकर मिताली के मन में जलन की भावना आने लगी कि आखिर वो भी तो उस घर की बहू है। फिर सब विशाखा को इतना क्यों मानते हैं? भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टांग दो। बाथरूम से नहा कर निकले वैभव ने विशाखा को आवाज दी। मिताली रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वो तुरंत वैभव के पास आई, बोली, यह क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम विशाखा भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। फिर उसने वैभव को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। मिताली को गुस्से में देख वैभव सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? कह उसके हाथ से शर्ट लेकर मिताली ने बटन टांग दिया। धीरे धीरे मिताली को समझ आने लगा कि कैसे विशाखा सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है। विशाखा उनकी दवा और खानपान का पूरा ध्यान रखती। सासू माँ भी विशाखा से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती विशाखा सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती। घर आए रिश्तेदार भी विशाखा को ही तरजीह देते। मिताली जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। विशाखा का हर वक्त मुस्कुराते रहना मिताली को दिखावा लगता। वो मन ही मन कुढ़ने लगी थी विशाखा से। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब मिताली हर काम में घुस जाती थी, चाहे वो काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता।
ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद, 2 पैसे कमा कर दिखाएं तब पता चले। मिताली मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। मिताली के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती विशाखा फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। विशाखा को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने मिताली को रसोई के काम में लगा दिया। मिताली इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई न कोई कमी रह जाती। सब नुक्स निकाल कर खाते। विशाखा मिताली की स्थिति समझती थी। वो पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास न होने से जिन कामों में विशाखा माहिर थी, उन्हें करने में मिताली घंटों लगा देती। मझली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की, तो मिताली को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मझली बुआ ने मिताली को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के मिताली का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था, तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआजी, मिताली ने ये सब कभी किया ही नहीं है पहले। वैसे भी यह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का इसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। विशाखा ने मिताली का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। शादी धूमधाम से निबट गई। रिश्तेदार भी एक एक कर चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। विशाखा के मधुर व्यवहार के कारण मिताली उससे घुल मिल गई थी। विशाखा उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। वैभव ने ट्रेन के टिकट बुक करा दिए। एक दिन दोपहर में मिताली पुराना एल्बम देख रही थी। एक फोटो में विशाखा सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर मिताली ने वैभव से पूछा, ये विशाखा भाभी है ना? हाँ, यह फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था, तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी हैं विशाखा भाभी? मिताली हैरान थी। विशाखा भाभी एमए हैं। वे तो नौकरी भी करती थीं। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थीं। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी तीमारदारी में, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है, तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं मिताली, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थीं, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। मिताली जिस विशाखा भाभी को निपट अनपढ़ समझती रही, वो इतनी काबिल होगी, इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए विशाखा भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। मिताली को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? बंटी के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए विशाखा भाभी मिताली के कमरे में आईं। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, मिताली और वैभव हड़बड़ाते हुए बोले। बंटी को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वो अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, विशाखा तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े विशाखा भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी, तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद वैभव से मिताली ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? वैभव हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे विशाखा भाभी से बहुत कुछ सीखना है। मिताली उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली। वाह, तो यह बात है। फिर तो ठीक है, कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। वैभव ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।